हाँ जी, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में फीचर ऑफ जीएसटी, जिसमें हम जीएसटी के 11 फीचर कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं कंटिन्यू टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। टोबैको और टोबैको से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो जीएसटी के अंडर आते हैं, मींस इनके ऊपर जीएसटी लगता है। बट जीएसटी के साथ साथ इन पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि टोबैको और टोबैको की जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर कितनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ये उसके पास पावर रहेगी, वो खुद डिसाइड करेगी। अच्छा, अब इनके ऊपर जीएसटी लगता है तो फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? तो इसका मेन पर्पज होता है ऐसे प्रोडक्ट की कंजम्पशन को कम करना, क्योंकि जीएसटी के साथ अगर इसके ऊपर एडिशनल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी तो इससे जो इनका प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो कंजम्पशन कम होगी ना। ठीक है, इसलिए जीएसटी के साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है। और पावर किसके पास रहेगी? इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज में जीएसटी की जो फॉर्म है सीजीएसटी और एसजीएसटी, उन दोनों के लिए कॉमन थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट डिसाइड की गई है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम पहले की बात करें तो पहले गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है, जो लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है ये पहले सेम थी, बट अब दोनों के लिए डिफरेंट है। तो हम पहले बात कर रहे हैं गुड्स के लिए, फिर हम बात करेंगे सर्विस के लिए। गुड्स के लिए जो लिमिट बताई गई है, पहले मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ। जो नॉर्मल स्टेट है, अगर उनमें एक सप्लायर की जो टर्नओवर है, यानी कि जो सेल्स है, अगर वो 40 लाख तक है, ठीक है, तो उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। अगर वो 40 लाख से क्रॉस हो जाती है, यानी कि 40 लाख से अगर मोर देन होगी, तो उसे अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ स्पेसिफिक स्टेट बताए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे पुदुचेरी है, तेलंगाना है, नागालैंड है, आसाम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट है, यहाँ पे जो सप्लायर है उसकी टर्नओवर अगर 20 लाख तक है तो उसको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा गया है, मींस रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं रहेगी उसे। हाँ जी, नेक्स्ट 4 स्टेट और बताए हुए हैं, वहां पे लिमिट रखी हुई है 10 लाख। ठीक है, इन 4 स्टेट में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, यहाँ पे अगर जो टर्नओवर है, यानी कि जो सेल्स है सप्लायर की, अगर वो 10 लाख तक है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा गया है, मीन्स उसको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। हाँ जी, सर्विस के लिए देखिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है। सर्विस की कंडीशन में जो नॉर्मल स्टेट है वहां पे लिमिट रखी गई है 20 लाख। 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। और ऐसे 4 स्टेट जो स्पेसिफिक स्टेट की कैटेगरी में रखे गए हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, अगर यहाँ पे जो टर्नओवर है एक सप्लायर की, सर्विस की टर्नओवर 10 लाख तक है, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं और जिनकी 1 फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक है, ठीक है, वो कंजम्पशन स्कीम के अंडर अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए एलिजिबल है। यानी कि 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर होने पर जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं वो अपने आप को कंजम्पशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड कराएंगे। और इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड कराने का मतलब है फिर उन्हें जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और उन्हें अपनी सेल्स, यानी कि जो उनकी टर्नओवर है उस पर एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग जीएसटी पे करना होगा। कुछ लिमिट बताई हुई हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं। मैं पहले बात कर रही हूं ये नॉर्मल स्टेट के लिए, जिसमें आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगर इनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो ये अपने आप को कंजम्पशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड कराएंगे। हाँ जी, कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट बताए हुए हैं। 8 स्टेट हैं, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है,
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। यहाँ पे जो टर्नओवर की लिमिट है वो बताई गई है 75 लाख, यानी कि अगर इनकी टर्नओवर यानी कि सेल्स 75 लाख तक है तो ये अपने आप को कंजम्पशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड कराएंगे। अच्छा, ये भी कि ये नॉर्मल स्टेट के लिए लिमिट अलग क्यों रखी गई है और जो ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं इनके लिए लिमिट अलग क्यों रखी गई है, तो इसका रीजन है जो हिली एरिया है या जो बैकवर्ड स्टेट है, ठीक है, वहां पे लिमिट कम रखी गई है अदर नॉर्मल स्टेट के कंपेयर में। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। अच्छा, ये हमने पहले भी स्टडी किया था ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में। जीएसटी के अंडर इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। अब यहां से हमें ये समझना है कि ये इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, फिर इनपुट टैक्स पे क्रेडिट का मतलब क्या है, तो ये हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ जी, इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए। मैं मान लेती हूं बी एक सप्लायर है, ठीक है, जो किसकी सप्लाई करता है, पॉलिस्टर की सप्लाई करता है। ए एक रेडीमेड गारमेंट, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट शॉप है ए की, और सी एक होलसेलर है। तो जो ए है जिसके पास रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, ये सप्लायर बी से पॉलिस्टर परचेज करता है, ठीक है। मैं मान लेती हूं इसने बी से जो पॉलिस्टर परचेज किया वो ₹500 का परचेज किया और जीएसटी की रेट अज्यूम करके चल रहे हैं 10%, ठीक है। तो 10% के अकॉर्डिंग 500 पे जीएसटी कितने का हो गया, ₹50 का। तो जो ए है वो बी को कितना पे करेगा, ₹550 पे करेगा। इसमें से जीएसटी का वो कितना पे करेगा, ₹50 पे करेगा। यानी कि ए ने यहाँ पे बी से पॉलिस्टर परचेज किया है ना, तो जो ये 500 का पॉलिस्टर परचेज किया है मीन्स जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो उसको बोलते हैं इनपुट। क्लियर, परचेज को क्या कहेंगे, इनपुट। और इसके ऊपर जो टैक्स पे करेगा उसको क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स, ठीक है। तो यहां से इनपुट परचेज तो कितने की, 500 की, और इनपुट टैक्स कितना, ₹50 का। ये क्लियर। हाँ जी, इसके बाद जो ए है उसने इस पॉलिस्टर को रेडीमेड क्लॉथ में कन्वर्ट कर लिया और आगे फिर किसको सेल कर दिया, होलसेलर सी को इसने सेल कर दिया, ठीक है। कितने में सेल किया, 500 का तो इसने पॉलिस्टर परचेज किया था ना, फिर इसमें इसने अपनी खुद की मेहनत भी लगाई है तो उसमें अपना इन्होंने 300 का प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो कितना प्राइस फिक्स किया, 800 का प्राइस फिक्स किया, और इसके ऊपर जीएसटी कितनी लगेगी, 80 की जीएसटी लगेगी 10% के अकॉर्डिंग। तो कितने में सेल किया, 880 में सेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने गुड्स सेल किया है उसको क्या नाम देंगे, आउटपुट। क्लियर भाई। तो ए के लिए जो ये 800 का गुड्स सेल किया है सी को, इसको नाम देंगे आउटपुट का। और इस पे जो सी है उसने ₹80 का जीएसटी पे किया है ना, किसको पे किया है, ए को पे किया है, तो इसको क्या नाम देंगे, आउटपुट टैक्स। अब समझो, हाँ जी, मैं बात करूंगी ए के अकॉर्डिंग। तो ए ने जो बी से पॉलिस्टर परचेज किया था उसके लिए कितने का टैक्स पे किया, 50 का टैक्स पे किया, ठीक है, जिसको क्या नाम देंगे, टैक्स ऑन इनपुट या इनपुट टैक्स। क्लियर भाई। और सी को जो गुड्स सेल किया था उसको क्या नाम देंगे, टैक्स ऑन आउटपुट, क्योंकि सी ने टैक्स पे किया है ना, किसको पे किया है, ए को, और ए ने आगे किसको पे किया है, बी को। तो ए ऑलरेडी ₹50 पे कर चुका, बाद में सी ने इसको कितने पे किए, ₹80 पे किए। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ए गवर्नमेंट के पास जीएसटी का कितना डिपॉजिट करवाएगा। तो देखो ए को ₹80 तो मिल गए सी से, आउटपुट टैक्स, ठीक है, और ऑलरेडी इसने इनपुट टैक्स कितने का दे दिया, 50 का। भाई 80 तो इसको मिले हैं ऑलरेडी, 50 ये दे चुका। तो अब ये गवर्नमेंट के पास कितना डिपॉजिट करवाएगा, ₹30 डिपॉजिट करवाएगा। इनपुट टैक्स का इसको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट का मतलब ये इसको वापस मिल जाएंगे, मीन्स ये पहले अपने ₹50 काट लेगा जो इसने इनपुट पे किए हैं, ठीक है। जो नेट बचेगा वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। हाँ जी, नेक्स्ट है
सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो इनपुट पे टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स पे जो क्रेडिट मिलती है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इस अमाउंट को जो आउटपुट टैक्स है, ठीक है, उसमें कैसे डिडक्ट करेंगे, कैसे इसकी क्रेडिट लेंगे। तो इसकी कुछ सीक्वेंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो समझिए आप ध्यान से। अमाउंट ऑफ आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है और ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। मैं मान लेती हूं जो आईटीसी है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मिला आईजीएसटी पे, ठीक है। ये जो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ए ने जो पॉलिस्टर परचेज किया था बी से, उसको टैक्स पे किया था ना, जीएसटी कितने रुपए का पे किया था, 50 रुपीज का पे किया था। तो यहाँ पे जो 50 रुपीज पे किए उसमें ये डिसाइड करना होगा ना कि ये 50 रुपीज आईजीएसटी के अकॉर्डिंग पे किए हैं या सीजीएसटी के या एसजीएसटी के, या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों, या फिर यूटी एसजीएसटी के, ये चेक करना होगा। तो मैं मान लेती हूँ जो ये ₹50 पे किए इसने आईजीएसटी के पे किए, तो जो ये आईजीएसटी का अमाउंट है इसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, तो इसको आईजीएसटी के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं या सीजीएसटी के लिए या एसजीएसटी के लिए या यूटी जीएसटी के लिए, मीन्स चारों के लिए यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, आईजीएसटी को देंगे। यानी कि आउटपुट के टाइम जो टैक्स होगा, ठीक है, वो देखना होगा। अगर वो आईजीएसटी से रिलेटेड है तो सबसे पहले इसी में इसको यूटिलाइज करेंगे, और फिर भी अमाउंट बच गया तो फिर सीजीएसटी में, क्योंकि आईजीएसटी का मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों हैं और ये आईजीएसटी से रिलेटेड है। ऐसे ही फिर अमाउंट बच गया तो एसजीएसटी में, और फिर भी बच गया तो यूटीजीएसटी में। नेक्स्ट है जो आईटीसी है वो किसके ऊपर है अब की बार, सीजीएसटी, यानी कि जो इनपुट टैक्स की क्रेडिट है वो किसके ऊपर मिली है, सीजीएसटी के ऊपर मिली है। तो इसका जो अमाउंट है वो यूटिलाइज किया जाएगा आईजीएसटी में और सीजीएसटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी आईजीएसटी को देंगे। क्यों, क्योंकि आईजीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों 50-50% होते हैं, तो इसमें यूज कर सकते हैं ना। फिर भी कुछ अमाउंट बच गया तो सीजीएसटी में। नेक्स्ट है एसजीएसटी, तो एसजीएसटी की जो क्रेडिट है वो पहले किस में यूटिलाइज करेंगे, आईजीएसटी में, क्योंकि आईजीएसटी में 50% पोर्शन एसजीएसटी का होता है, और फिर भी अमाउंट बच गया तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, एसजीएसटी को देंगे। हाँ जी। नेक्स्ट है यूटीजीएसटी, तो यूटीजीएसटी की जो क्रेडिट है उसका अमाउंट किस में यूटिलाइज करेंगे, आईजीएसटी में, और फिर भी कुछ अमाउंट बच गया तो यूटीजीएसटी के अंदर उसको यूज कर लेंगे। क्लियर भाई। तो यहाँ पे सीक्वेंस बताया हुआ है कि इस क्रेडिट का मतलब इस अमाउंट को किसकी पेमेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग वो सभी पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गुड्स परचेज कर रहे हैं चाहे वो सेल्स कर रहे हैं, ऐसे ही सर्विस, ठीक है, या फिर बोथ गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कराना होता है। रजिस्ट्रेशन की कंडीशन देखिए कौन कौन सी हैं। पर्सनल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22। फर्स्ट है नॉर्मल सप्लायर, ठीक है। नॉर्मल सप्लायर जो स्पेसिफाई लिमिट को क्रॉस करेगा उसे अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कराना होगा। ये स्पेसिफाई लिमिट कौन सी है, जो अभी अभी स्टडी करके आए थे, एक मिनट अभी बताती हूँ। जो हमारी ये लिमिट थी गुड्स की कंडीशन में तो ये थी, अगर नॉर्मल स्टेट है और टर्नओवर 40 लाख तक है तो रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं होती, बट अगर 40 से मोर देन है तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा जीएसटी के अंडर। ऐसे ही कुछ हमारे स्पेसिफिक स्टेट थे जिसमें जो क्रॉस लिमिट थी वो थी 20 लाख और 10 लाख की। ऐसे ही सर्विसेज के लिए अलग लिमिट बताई हुई थी। नॉर्मल स्टेट की कंडीशन में 20 लाख बताया हुआ था और जो स्पेसिफिक स्टेट थे उनकी कंडीशन में 10 लाख बताया हुआ था।
तो जो भी सप्लायर जिनकी टर्नओवर, ठीक है, जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है या जो ये स्पेसिफाई की हुई है लिमिट, अगर इनको क्रॉस करती है तो उन्हें अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कराना होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है पर्सन्स माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि वो पर्सन जो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर रजिस्टर्ड था, ठीक है, तो उसे जीएसटी के अंडर भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरी। अगर कोई भी पर्सन, मैं मान लेती हूँ एक पर्सन ए है और वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है और उसने अपना बिजनेस पर्सन बी को ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे में जो पर्सन बी है वो ट्रांसफरी होगा, तो उस पर्सन बी को यानी कि ट्रांसफरी को भी अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कराना होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरी, किसके केस में? ये अमलगमेशन और डीमर्ज के केस में, यानी कि जब दो बिजनेस आपस में अमलगमेशन कर लेते हैं तो उस टाइम जो न्यू बिजनेस क्रिएट होगा, ठीक है, वो ट्रांसफर ही होगा, तो उसे भी अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कराना होगा। जैसे मैं मान लेती हूँ एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस ए और एक बिजनेस बी है, दोनों का अमलगमेशन हो गया और बिजनेस सी बन गया। ए और बी पहले से जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड थे, तो ऐसे में जो न्यू बिजनेस है यानी कि सी जो ट्रांसफरी बिजनेस है उसे भी अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कराना होगा, ठीक है। ऐसे ही अदर पर्सन जो जीएसटी लॉ में जो भी स्पेसिफाई किया गया है, जो भी लिमिट स्पेसिफाई की गई है, उन सभी पर्सन को अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कराना होगा। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जीएसटी सिस्टम के अंडर रिटर्न फाइल कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो मोड है उसको यूज किया जाता है। इससे जो टैक्स पेयर है, ठीक है, उन्हें इनपुट टैक्स का क्रेडिट इजीली मिल जाता है। हाँ जी, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में जीएसटी के अंदर जो रिटर्न है वो 11 है। ये ध्यान रखना, जो ये 10 है ये पिछले बताए हुए हैं। करंट में जीएसटी के अंदर कितने रिटर्न है? 11 रिटर्न है। और उसमें से भी जो GSTR3 है ना, उसमें GSTR3B भी है। ऐसे ही जो हमारा GSTR9 है उसमें GSTR9A और GSTR9C भी है, ठीक है, बट इनको काउंट करेंगे 11, यानी कि 9A 9C और GSTR9 ये 1 ही काउंट होगा। ऐसे ही GSTR3 और GSTR3B ये 1 ही काउंट होगा। अब ये समझो ये रिटर्न है क्या। हाँ जी, रिटर्न डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, फाइल कराने की ड्यू डेट, मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि जब कोई गुड्स सेल किया जाता है, ठीक है, जब कोई गुड्स मंथली सेल किया जाता है तो उसकी जो मंथली स्टेटमेंट है उसको जो रिटर्न, उसकी जो रिटर्न फाइल कराई जाएगी वो GSTR1 के अंडर कराई जाएगी। क्लियर? मतलब इसमें ये देखना होता है कि जो गुड्स है वो सेल किया है या परचेज किया है, मंथली किया है या क्वार्टरली किया है या एनुअली किया है, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करानी होती है। तो अगर गुड्स सेल किया है और वो भी मंथली किया है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो GSTR1 रिटर्न के अंदर फाइल करानी होगी। और इसकी जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज का मतलब जब भी गुड्स परचेज किया जाता है, तो मंथली परचेज किया जाता है, तो उसकी जो मंथली स्टेटमेंट है वो GSTR2 रिटर्न के अंदर फाइल करानी होगी। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा? नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट बताए हुए हैं तो आप ये स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज टू पे जीएसटी। जीएसटी पे करने की लाइबिलिटीज किसकी होती है? तो लाइबिलिटीज टू पे जीएसटी, इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सप्लायर्स, सेकंड है इन एनी अदर केस। अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं तो जीएसटी पे करने की जो ड्यूटी है वो किसकी होती है? सप्लायर्स की होती है। अभी तक हमने यही स्टडी किया है ना। जो भी पर्सन गुड्स सप्लाई करता है वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, बट रियल में जीएसटी का जो बर्डन है उसको बियर कौन करता है? कंज्यूमर करता है। अदर केस में देखिए, हाँ जी, अंडर आरसीएम, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
आरसीएम का मतलब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके अंडर जो रिसिपिएंट होगा, ठीक है, वो टैक्स पे के लिए लायबल होगा। तो ये आरसीएम है क्या, ये आगे स्टडी करेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि इस केस के अंडर किसकी ड्यूटी होगी टैक्स पे करने की। नेक्स्ट केस है इन केस टीडीएस की कंडीशन में टैक्स पे करने की ड्यूटी डिडक्टर की होगी, मींस जो टीडीएस काटेगा। और टीसीएस के केस में टैक्स पे करने की ड्यूटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना समझना है कि कौन सी स्कीम के अंडर किस पर्सन की ड्यूटी होगी टैक्स पे करने के लिए। डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स पेमेंट के हम दो मोड पढ़ेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और सेकंड है ओवर द काउंटर। तो मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन से मोड हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ओवर द काउंटर पेमेंट। ओवर द काउंटर पेमेंट की कंडीशन में जो जीएसटी है, ठीक है, उसमें जैसे कैश में पेमेंट कर दी या चेक दे दिया या कोई ड्राफ्ट दे दिया, बट उसकी कंडीशन है कि वो 10,000 से मोर देन नहीं हो सकता। अगर 10,000 से मोर देन है तो कौन सा मोड चूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मोड चूज करना पड़ेगा।